ओके, एनी काइंड ऑफ डैंड्रफ, इवन फॉर ड्राई डैंड्रफ और ऑयली डैंड्रफ, ऑयलिंग बंद कर देनी चाहिए। बंद कर देनी चाहिए, यस। और व्हाट इफ हेयर बहुत ड्राई हो रहे हैं बिना ऑयल के फिर? आई वुड लव सच अ डॉक्टर, बार-बार मैं उनके पास जाऊँगी, मुझे दवाई नहीं चाहिए, आप बस समझा दो। सच डॉक्टर्स आर अमेजिंग, कितने इजीली आपने समझा दिया। थैंक यू सर। पहले तो आई वाज थिंकिंग नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, नहीं वो इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, लाइक साउंड्स ब्यूटीफुल यस, बट समझ में कुछ समझ नहीं में आया। नहीं आया। बट यू एक्सप्लेन्ड इट रियली नाइसली, थैंक यू सो चलो, मच। अगर हम हमारे बालों को नॉर्मल वाटर से वॉश करें तो उसमें से वाटर सॉल्युबल जो डर्ट प्रोडक्ट्स रहेंगे वो निकल जाएंगे, हाँ। बट व्हाट अबाउट द ऑयल सॉल्युबल प्रोडक्ट्स, वो हमारे वाटर से नहीं निकलेंगे। तब कम्स इनटू आवर पिक्चर द सर्फैक्टेंट। वो क्या करेगा, उस ऑयल को बाइंड कर देगा अपने पानी से, एंड व्हेन वी वॉश आवर हेयर वो डर्ट को लेके निकल आएगा। इफ नॉट एवरी डे, शैम्पू के कितनी देर, कितने दिन पहले मुझे ऑयलिंग करनी है? ऑयलिंग करने का वे क्या है? ऑयल करने के बाद स्टीम देना राइट है या नहीं? ओके। और ऑयल कैसे चूज करना है, राइट ऑयल? जिन गर्ल्स के हेयर फॉल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इरेगुलर पीरियड्स, बिकॉज ऑफ मे बी हार्मोनल चेंजेस, यस। उससे कैसे बचें? तो उसके लिए क्या हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं? सो द गर्ल्स हु आर स्ट्रेट हेड एंड दे जेलस ऑफ द फ्रेंड्स हु हैव कर्ली हेयर, इट्स प्रोटीन, इट्स नॉट योर फ्रेंड, सो स्टॉप फीलिंग जेलस। You can हेयर फॉल, हेयर डैमेज, डैंड्रफ, ऑयलिंग कैसे करूं, कौन सा शैम्पू चूज करूं, हाउ टू चूज अ कंडीशनर, हाउ टू अप्लाई इट, ऑयल कितनी देर रखना है, गर्म करना है, नहीं करना है, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जिससे हम हमेशा सोचते रहते हैं, हमेशा यूट्यूब पे ढूंढते रहते हैं। बट देयर इज वन थिंग, बहुत कम ऐसे रिव्यूज होते हैं जो हमें अनबायस्ड मिलते हैं। फॉर दोज रिव्यूज आज मैं ये पूरा एपिसोड शूट करूंगी। वेलकम टू LIPS लाइफस्टाइल इमेज पर्सनालिटी स्किल विद मी स्नेहा सिंह, एंड फॉर दिस पर्पस आई हैव इनवाइटेड डॉक्टर लविन भाटिया, जो बिल्कुल अनबायस्ड एंड थोड़ा सा साइंटिफिक समझाएंगे बट एक लेमैन टर्म में, जिससे हमें इजीली समझ में आए। लेट्स मूव ऑन द शो। Dr. Lavin, welcome to Lips. Thank you so much. It's my pleasure to have you on the seat and बहुत सारे questions हैं आज मेरे पास आपके लिए. I'm very happy to do that for you. So मैं बहुत सर खाने वाली हूँ आपका पहले तो, because I have immense like DMs भरे हुए हैं, बहुत सारे students ने बहुत question पूछे हैं, मेरे खुद के बाल खराब हो गए हैं. You have to solve a lot today for us. Hopefully I'll be helpful to your audience. I'm sure you will. अच्छा, पहले हम लेते हैं common problems. Common problems as in आपके पास शायद सबसे ज़्यादा ये 3 common problems आती होंगी, hair fall और hair thinning. Right. Second है dandruff. Yes. Third is dry and damaged hair. Dry and or damaged. frizzy hair. Right. So you please, let's start with the dry and damaged hair. Okay. कैसी problems आपके पास आती है? You know it better. Like मेरे पास एक या दो perspectives होंगे इसके. You must be having n number of problems जो लोग लेके आते हैं. तो please, the show is all yours. Right. See, so what happens is when we talk about dry and damaged hairs in both males and females, it is mostly because of unnecessarily products that they use on the hair, or unnecessarily salon or parlor treatments that they undergo, which they don't actually require. And a lot of times it is because of the environmental pollution as well. If we talk about men in specific, then people who go on construction sites a lot, architects, engineers, and people who have some labor kind of work which involves a lot of dust around, so that basically settles on the hair shaft, and over the period of time, when they don't wash it frequently, it keeps damaging the cuticle. Cuticle is basically what is the outer part of hair which protects the hair inside. Okay. So that dust and pollution, it damages the cuticle outside, and then slowly the hair starts withering off. This is very commonly in males. In females, dry and damaged hairs, I would say the first culprit I would say would be salon treatments, specifically the heat-based devices. Heat-based devices. Devices. The spas, the oiling, all that is fine. That is not going to cause a lot of damage. That is actually very helpful for the hair. But whenever your parlor treatment will have a heating device in her hand, that is for sure going to damage that same cuticle which I was talking about earlier. And once that cuticle is gone, then there is no protection for your hair. Okay. So then daily pollution, daily washing, daily conditioning, it will all keep on just weathering of the hair, and they'll look very dry and damaged. Okay. as such. Dr. Lavin, you said hair shaft, hair cuticle. Yes. Quickly, can you tell me एक hair का जो anatomy होता है वो कैसा होता है? Sure. So what we see from the outside, this is called as hair shaft. Okay. And it has a root inside which we call as hair follicle. So hair follicle is what which is not visible to us, but ultimately which is what is going to give the nutrition and ultimately the quality of the hair shaft that is going to come out. That comes from the hair follicle inside. Okay. When we clean our hair, it basically involves only the hair shaft part. Okay. It has nothing to do with the hair follicle. And the appearance of hair is completely based on your hair shaft.
So this hair shaft which is outside, it has 3 layers. The outermost is the cuticle, which is basically a protective layer, you can say. Even our skin has a oily layer on the surface. Similarly, our hair has a cuticle on the surface. This cuticle basically has a interlocked cells, dead cells we can say, which is full of lipids and proteins. And these interlocked tile-like arrangement is what protects the hair from inside. Okay. If we go below the cuticle, there's something which we call as cortex. So cortex is the live part of the hair, which has actually live cells, and they are undergoing metabolism. They are going through changes, and the deepest layer is the medulla, which is basically the hollow space inside the hair shaft. So the outermost is cuticle, which is the protective layer. Inside is the live layer, which is the cortex, and then we have the medulla, which is the central hollow shaft. This medulla's thickness, the size of the thickness, will determine your hair thickness basically. Okay. So it is very thick in African Americans, in Caucasian population like us, like our hair, and it is very thin in Asian population, Japanese, Chinese. Their hairs are they have very filamentous thin hair. Thin hair. That is because of the thin medulla. That is the reason the innermost hair layer. is mostly straight. Mostly straight, yes. Okay. Because they are very thin and very fine hair. So the appearance of hair will ultimately depend on your cuticle, and the strength of your hair will depend on the cortex and medulla inside. So, Dr. Lavin, cortex you said determines your, especially the thickness of the hair. Yeah. Now, I want to ask you, does genetics play a big role in cortex ki thickness? Actually, genetics is the main thing which will determine the thickness of your hair, the quality of the cortex and medulla that you have. So it is very different in African American population, very different in Hispanics or Caucasians, and very different in Asian populations. And that will ultimately determine everything. Okay, so the thicker the hair, the curlier it would be. Not necessarily. Not okay. Not I necessarily. maybe I draw too much from that. Yes. Right. So actually the curly hair, which we call as, that determines on the arrangement of proteins inside the hair. Okay. The proteins are arranged in a very specific pattern. They have a lot of bonds. Amino acids are bonded to each other amino acids, forming a good protein. And that arrangement of protein will ultimately decide whether the hair will be curly or it will be straight. Okay. And that is mostly genetically determined. The Okay. proteins that are forming, that is genetically determined. Okay, so the girls who are straight haired and they're jealous of their friends who have curly hair, it's protein, it's not your friend. So Yes. stop feeling jealous. You can say that. So yeah. So okay, you told me the makeup. Yes. So Dr. Lavin, जब hair fall या hair thinning हम बात करते हैं, what goes wrong with the cuticle, with the shaft, with the cortex? Like this is like again Hispanic to me, but you Right. please tell me. So hair fall and hair thinning are not a hair shaft problem at all actually. It's a hair follicle problem. Hair follicle. That Yes. means the root problem. The root A problem. layman में हम उसको root बोलेंगे. Root बोलेंगे, है ना? We can call it root, jud, whatever. So ultimately the problem is in the root. Root अगर healthy नहीं रहेगा तो बाहर का जो shaft बनेगा ultimately that will not be healthy. We can equate it to a tree. Tree. Roots हाँ. strong रहेंगे तो ऊपर plant will grow taller. है ना? Doesn't matter कि बाहर का tree कैसा है. If the roots are strong, if it is getting a good strong base, it will grow taller. And how to make that base strong? So it's a very interesting thing. Our hair follicle is actually a very live organism, we can say. It's an organism in itself. It has its own blood supply. It has its own nerve endings. It is a very sensitive thing, we can say. Okay. So if you know about blood cells are constantly dying in our body and constantly being replaced by new cells. It is one of the most actively generated cell in the body, in our bone marrow, the blood cells. After that, second to that is our hair follicles. Hair follicles are that actively dividing and that actually live that they need constant blood supply and constant nerves innervation, we can say, Okay. for it to survive. So what goes in your blood will go to your follicle. If it is carrying good nutrition, good proteins, good amount of micronutrients, which we call, then the follicle or the root will get good nutrition and it will grow better. And the quality of your hair shaft ultimately will be better eventually. Wow. So you said what goes into your blood. So if alcohol and junk food goes into your blood, your hair would show it. Definitely. And if the healthy food goes in, of course. Needless to say, but हम सुनते कहाँ हैं? सुबह तक अच्छा रहता है, शाम तक सबका mood change हो जाता है. So yeah. So Dr. Lavin, ये हो गया dry and damaged hair. Dry, damaged, frizzy hair में कुछ difference होता है? फ्रिजी हेयर एक्चुअली एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड टर्म है, आई वुड फील, एंड वेरी सब्जेक्टिव है. आपके लिए शायद फ्रिजी कुछ और होगा और कोई और फ्रिजी उसके लिए कुछ और होगा. बट मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे कंसिडर फ्रिजी एज
कि जो बाल अलग ही निकल रहे हैं हेड में से, हाँ एक साथ अलाइन नहीं हो रहे पैरेलल, और अलग से थोड़े से शो ऑफ हो रहे हैं, हाँ, जिनको हमें जेल से ठीक करना पड़ता है, ठीक बेबी करना हेयर, पड़ता है, हाँ बेबी हाँ हेयर्स होते हैं, हाँ अनअलाइंड एयर वी कैन से, Yeah. जो बाहर निकल रहे हैं, और जब व्हेन यू टच देम दे फील रफ, दे डोंट फील फ्रिक्शन फ्री, व्हाट वी कैन से. तो दैट इज एक्चुअली व्हाट इज फ्रिजी हेयर. अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग इज, जैसे मैंने आपको बताया क्यूटिकल सबसे ऊपर रहता है, एंड क्यूटिकल एक सिंगल लेयर नहीं है, क्यूटिकल एक टाइल की तरह है, और टाइल्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं. Right. जैसे बहुत सारी एड में दिखाते हैं, टीवी एड में, है ना, क्यूटिकल्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर. So these cuticles can be open or they can be closed. Okay. When we wash our head with the shampoo, so these cuticles they open a little bit, and when they open, the cortex which I talked about inside, that will absorb a lot of moisture, because that is full of proteins. That proteins will absorb moisture and they will swell up a little bit. Okay. And when they swell up, they will stand out differently from the other hairs. And when these cuticles are open, when you basically let your hands go through your hair, those cuticles will make it feel like there's a lot of friction on the hair, and that is ultimately what is frizzy hair. Frizzy hair. Yes. Basically, it's damaged. It's damaged hair, or the cuticles are opened. Open. Sorry, I Yes. would call it cuticles are open. Cuticles are So open. that's why it happens that जिस दिन हम hair wash करते हैं, उस दिन तो it's not set. Yes. By the next day, it starts settling in. Like Yes. your hair get its own shape, and Right. you're more settled. Yes. Yes. You feel more like मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है hair में. नहीं है. Is that the Exactly. okay? Yes, we can say that. Yes. Okay. Okay. So dry damaged hair. अब solution पे हम बाद में आएंगे. Which oil to choose, which shampoo to choose, how to do conditioner and everything. Dandruff का रीजन क्या है? Dandruff ड्राई ऑयली कितने टाइप्स की होती है, उसका रीजन क्या है? Okay, so dandruff, बहुत minimum amount of dandruff is completely normal in everyone. So थोड़ा बहुत dandruff आना स्किन की एक नेचुरल प्रॉपर्टी, एक हेल्दी स्कैल्प का साइन है एक्चुअली. जब वो एक्सेस हो जाता है स्कैल्प पे, तब वो एक प्रॉब्लम हम उसको बोल सकते हैं, या तो उसको हम बोल सकते हैं कि अब डिजीज हो गई है. वरना मिनिमम अमाउंट ऑफ डैंड्रफ इज वेरी नॉर्मल टू हैव. बट होता क्यों है, कहाँ से आता है, वील अंडरस्टैंड दिस बाय रिलेटिंग योर स्किन विद द हेयर. स्किन में हमारे जो सेल्स हैं, ऊपर की लेयर होती है, वो रोज मिलियंस ऑफ सेल्स बहुत सारे शेड कर रही है, डेड सेल्स, और नई लेयर आती जा रही है. दैट इज नॉट विजिबल ऑब्वियसली, बिकॉज सेल्स बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं. हमारे स्कैल्प में भी सेम इशू हो रहा है. स्कैल्प में भी ऊपर से बहुत सारे मिलियंस ऑफ डेड सेल्स या शेडिंग ऑफ. जब हम नहाते हैं तो हमारे स्किन में से तो वो बहुत इजीली वॉश ऑफ हो जाएंगे पानी से, सोप से. बट हमारे स्कैल्प में हेयर्स की वजह से वो सारे डेड सेल्स वो स्कैल्प पे सेटल्ड रहते हैं. दे आर नॉट एबल टू गेट ऑफ द स्किन. So when you don't wash your hair for 1 or 2 days, those dead cells they will keep accumulating onto the scalp surface. Okay. और जो ऑयल हमारा बन रहा है, नेचुरल ऑयल बन रहा है, उसके साथ वो डेड सेल्स क्लम्प हो जाएंगे एक साथ. Okay. है ना, इट्स लाइक अ ग्लू बाइंडिंग दोस डेड सेल्स टुगेदर. तब वो विजिबली बहुत बड़े बड़े वाइट फ्लेक्स की तरह दिखने लगते हैं. दैट इज अल्टीमेटली व्हाट इज डैंड्रफ. Okay. एंड दिस कैन बी एग्रीवेटेड बाय फंगस. Fungus. Yes. So washing is the only solution? Washing can be the solution for mild type of dandruff. Okay. Just increase the frequency of shampooing, तो वो डेड सेल्स accumulate होंगे नहीं. Okay. वो निकल जाएंगे तो डैंड्रफ दिखेगा नहीं. तो ज़्यादा वॉशिंग से ज़्यादा ड्राइनेस नहीं होगी स्काल्प में? That depends. अगर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई है पहले से, then you have to choose other kind of shampoos. अगर आपका स्कैल्प वैसे ऑयली है तो यू कैन गो टुवर्ड्स मोर हार्शर, जैसे सल्फेट्स वाले जो शैम्पूज होते हैं, यू कैन एक्चुअली गो फॉर देम. अच्छा. तो डेली शैम्पूइंग से कभी भी ड्राई या डैमेज नहीं होगा. चूजिंग द रॉन्ग काइंड ऑफ शैम्पू से ड्राइनेस और डैमेज हो सकता है बालों में. Yes. Okay. I have been practically shampooing daily since the last 10 years. Daily. Okay. Not even single day I miss shampooing. Okay. But my hairs are doing pretty fine. They are not getting damaged. And what would you say to those men जो 2-2 दिन नहीं नहाते? They should start actually doing it. They should start regularly washing their hair, specifically if they are going out more. हाँ. Especially if they are going out Yes. more. हाँ. Yes. तो स्पेशली यंग बॉयज ना हॉस्टल्स में या इफ दे आर स्टडीइंग, अरे कल नहा लेंगे. बॉय मेन, आई मीन मैंने मीम्स देखे हैं, दे डू दैट. Yes, yes. So, I have done that, yeah. अच्छा. So if the doctor is saying he's been washing his hair every day from last 10 years, you have to for sure. रोज जेल लगा के अपने बालों को सेट करके बहुत हैंडसम बन के बाहर जाने से बेटर है उसको क्लीन रखना, बिकॉज अभी शायद बाल चल जाएंगे, बट आफ्टर अ फ्यू इयर्स यू विल डेफिनेटली फाइंड इट अ प्रॉब्लम. Yes. हाँ. So anyways, you told me hair damage and frizzy hair. Yes. Then we discussed about dandruff. Now please tell me, what is hair fall or hair thinning? Okay. So as we said earlier that this is more of a hair follicle or a hair root problem, not a hair shaft problem. उससे बाहर के appearance से ज़्यादा लेना देना नहीं है. जो बाहर thinning हो रही है हमारे hair की, वो ultimately is because of the weak root.
जो रूट है वो पतला हो चुका है, जिसकी वजह से बाहर का हेयर शाफ्ट भी पतला बन रहा है। एंड दैट हैज़ एवरीथिंग टू डू, जो हम मेल्स में अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। इसका मतलब बहुत सिंपल है, एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लगता है। एंड्रो इज नथिंग बट एंड्रोजेंस, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, मेल हार्मोन्स को हम एंड्रोजेंस बोलते हैं। तो दैट इज द एंड्रो वर्ड। द जेनेटिक पार्ट इज बेसिकली योर जीन्स, एंड एलोपेशिया इज द टर्म वी यूज फॉर हेयर फॉल। Hair fall. So all kind of hair fall is alopecia actually? Yes, alopecia is a very general term. अच्छा, alopecia सुन के ना डर लगता है थोड़ा सा। हाँ, because lot of क्या होता है, एलोपेशिया एरेटा एक टर्म होती दूसरी, उसको लोग रिलेट करते हैं एलोपेशिया से। एलोपेशिया एरेटा में क्या होता है, कॉइन शेप्ड हेयर फॉल के पैचेस बन जाते हैं स्कैल्प पे, किसी के बियर्ड में बन जाएंगे, किसी के स्कैल्प पे बन जाएंगे, उसको हम एलोपेशिया एरेटा कहते हैं। तो लोगों को लगता है एलोपेशिया, जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो इट मींस दैट, तो वो थोड़े डर जाते हैं। बट एलोपेशिया इज जस्ट हेयर फॉल, नथिंग एल्स। इसका एक पार्ट होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। हार्मोन्स प्लस जेनेटिक्स की वजह से हेयर फॉल होना। और यही हेयर थिनिंग या हेयर फॉल का मेन कॉज होता है पैटर्न्ड हेयर लॉस में, है ना। तो जब हम मेल्स की बात करें तो इसमें जो एंड्रोजेंस होते हैं, हमारे मेल हार्मोन्स होते हैं, वो हमारे बियर्ड पे, एक्सिलरी एरिया में और प्यूबिक एरिया में, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग दोज हेयर थिक। अच्छा। बट ऑन द वर्टेक्स ऑफ द स्कैल्प, on the sides of the scalp or frontal area में, they are responsible for thinning the hairs. Okay. तो वो दोनों जगह अलग अलग उसका काम रहता है। जो हमारे मेल हार्मोन्स होते हैं वो एक एज के बाद, इफ़ यू आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज टू इट, तो वो एक एज के बाद उसकी हेयर के फॉलिकल को थिन करना शुरू करते हैं। देयर आर रिसेप्टर्स ऑन द हेयर फॉलिकल्स जो वो एंड्रोजेंस या फिर मेल हार्मोन्स को बाइंड करते हैं और अल्टीमेटली उसका मेटाबॉलिज्म कम करके उसको पतला कर देते हैं। अगर हम वी डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट, तो इवेंचुअली पतले पतले बाल एक उम्र के बाद दिल स्टार्ट शेडिंग ऑफ, बिकॉज वहाँ की ब्लड सप्लाई अब धीरे धीरे कट ऑफ होने वाली है। द बॉडी इज ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दोज हेयर्स, एंड इसलिए एक बहुत बड़ा पैटर्न बन जाता है इधर वर्टेक्स एरिया में और फ्रंटल एरिया और टेम्पोरल एरिया जो साइड्स वाले होते हैं। इधर एक हेयर लॉस का पैच बन जाता है जिसको हम बोलते हैं पैटर्न हेयर लॉस या फिर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। ओके। सो वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स। यस। अब सब ये वेट कर रहे होंगे कि चाहिए प्रॉब्लम्स हमें पता है। टेल मी द सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ डैमेज्ड हेयर। हेयर का खराब हो जाना, ड्राई, रफ, डैमेज्ड हो जाना या फ्रिजी हो जाना, इसका सॉल्यूशन क्या है? सो जो ड्राई और फिजी हेयर है, आई वुड से इट इज़ मोर, तुम्हारा ज़्यादातर फोकस होना चाहिए आपके शैम्पूइंग पे, आपके कंडीशनिंग पे, रैदर देन आपकी डाइट और बाकी जेनेटिक्स वगैरह पे, है ना। इट इज मोर रिलेटेड टू योर व्हाट यू आर यूजिंग ऑन द हेयर, शैम्पू, कंडीशनर, ऑयलिंग, व्हाटएवर। यस, है ना। दैट इज बेसिकली फ्रिजीनेस और ड्राइनेस को एक्चुअली वो दूर करेगा। ओके, सो उससे न्यूट्रिशन का कोई लेना देना नहीं है? न्यूट्रिशन का उसमें ज़्यादा रोल नहीं है। ओके। वो हेयर फॉल में बहुत ज़्यादा रोल बन जाता है, बट फ्रिजीनेस में न्यूट्रिशन का ज़्यादा कोई रोल नहीं है। ओके, है ना। तो जैसे मैंने बताया, फ्रिजीनेस इज अल्टीमेटली क्यूटिकल्स खुले हैं, अंदर कॉर्टेक्स जो हो रहा है वो मॉइस्चर की वजह से स्वेल अप हो रहा है, और जब आप अपने हैंड्स उसमें से निकाल रहे हो तो आपको क्यूटिकल्स ओपन फील हो रहे हैं, तो वो ड्राई लग रहे हैं। ठीक है। मेरे बाल डैमेज्ड हैं, हाउ टू चूज अ राइट शैम्पू? ओके, गॉट इट। सो अभी मार्केट में बहुत सारे शैम्पूज अवेलेबल हैं और लॉट ऑफ देम हैव लेबल्ड देमसेल्व्स एज सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री, बहुत सारे SLS फ्री, ये सब। तो आई वुड से आपकी बाल की, तुमको अपनी टाइप डिटरमाइन करनी पहले तो। इफ इट इज ऑयली साइड, मोर ऑफ तुम्हारा स्कैल्प ऑयली ज़्यादा जल्दी हो जाता है, या फिर वो ड्राई साइड पे ज़्यादा रहता है। अगर वो ड्राई साइड पे ज़्यादा रहता है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़े से SLS फ्री शैम्पूज पे जाओ। बेसिकली SLS है क्या? इट इज़ जस्ट अ सर्फेक्टेंट, इट इज़ अ सोप, इट इज़ अ डिटर्जेंट वी कैन से। सो वो और ड्राई कर सकता है? वो और ड्राई करेगा, वो ऑयल को, वैसे ही तुम्हारे बाल में ऑयल कम है, वो और ज़्यादा स्टिप कर देगा बालों को। तो योर हेयर्स आर गोइंग टू गेट मोर डैमेज्ड एंड डैमेज्ड। एंड इफ द हेयर इज ऑयली? Hair is oily, then definitely you should choose products which have sulfates. They are excellent detergents. They are the best surfactants or detergents out there in the market. And वो because of few propagandas they have been unnecessarily claimed कि यार ये health के लिए bad है. And वैसे actually the only thing that they do is they remove the oil. Right. And that is exactly what we want from cleansing from a cleansing product. Right. If you are using a soap, we want कि वो oil और उसके साथ जो चिपका हुआ dirt है वो निकाल दे. Right. That is exactly what we want from our shampoo as well. Right. So why to blame something which is doing its job very nicely? Nicely, true. And just because some people have dry hair, तो उनकी वजह से फिर sulfates और dry कर देंगे, तो थोड़ा फिर obviously you should avoid that. So आपने hair का anatomy बताया.
नाउ डॉक्टर लविन, आई वांट टू नो एक शैम्पू में क्या क्या होता है, और शैम्पू को चूज करने के पहले उसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है राइट, वो पढ़ के कैसे चूज करनी है अकॉर्डिंग टू माय स्कैल्प। ओके। अगर मेरा स्कैल्प ड्राई है या ऑयली है, मैं कैसे चूज करूं? So I would say it will be very difficult for you as a common man जिसको knowledge नहीं है कि products क्या होते हैं, ingredients का क्या मतलब होता है, it will be very difficult for you to actually choose. And I would say a best person for you to choose your shampoo would be your dermatologist or your trichologist, whoever you are concerned with. तो एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव आई टेल यू कि हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स देखते हैं एक शैम्पू में, अ वेरी ब्रीफ आइडिया। दैट वुड बी ग्रेट। यस, सो शैम्पू का सबसे मेजर कंपोनेंट जो होता है वो होता है एक सरफैक्टेंट। सरफैक्टेंट इज नथिंग बट अ डिटर्जेंट मॉलिक्यूल, जो इसका अल्टीमेटली काम बस ये है कि ऑयल हटाना, वॉश करना, बेसिकली वॉश करना। अगर हम हमारे बालों को नॉर्मल वाटर से वॉश करें तो उसमें से वाटर सॉल्युबल जो डर्ट प्रोडक्ट्स रहेंगे वो निकल जाएंगे, बट व्हाट अबाउट द ऑयल सॉल्युबल प्रोडक्ट्स, वो हमारे वाटर से नहीं निकलेंगे। तब कम्स इनटू आवर पिक्चर द सरफैक्टेंट। वो क्या करेगा, उस ऑयल को बाइंड कर देगा अपने पानी से, एंड व्हेन वी वॉश आवर हेयर वो डर्ट को लेके निकल आएगा, और ऑयल को लेके निकल आएगा। द सोप फैक्टर, द बेसिकली सोप फैक्टर। इसमें सबसे कॉमन एंड पॉपुलर इज सोडियम लॉरेल सल्फेट, which is सोडियम लॉरेल सल्फेट। ओके, दैट इज एसएलएस। दैट इज एसएलएस। ओके, मतलब कि एक नेगेटिव चार्ज्ड डिटर्जेंट है ये, है ना। ये क्या करेगा, बालों के उसका बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, वो अपना एक एंड जो रहता है वो ऑयल को बाइंड कर देता है, और उसका जो अदर एंड होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। तो जब हमने अपने शैम्पू लगा लिया तो उसका जो ऑयल वाला एंड है वो जाके ऑयल पे बाइंड कर देगा, और उसकी एक टेल पीछे छूटी हुई है सोप की। जब आप उस पर पानी डालोगे वो पानी उसके टेल एंड पे बाइंड करके उसको साथ में खींच ले आएगा। दैट्स हाउ इट क्लींसेस द ऑयल। Okay. This is the main component, and SLS is the most potent, we can say, surfactant. इसके अलावा थोड़े एनायनिक डिटर्जेंट्स रहते हैं, मतलब कि सॉरी कैटायनिक डिटर्जेंट्स होते हैं, मतलब पॉजिटिवली चार्ज डिटर्जेंट्स होते हैं, बट दे आर नॉट वेरी गुड इन क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज, बट वो बालों को सॉफ्ट रखते हैं। वो ज़्यादा क्लीन नहीं करेंगे, बट दे विल नॉट ड्राई आउट योर हेयर, क्योंकि वो ऑयल को थोड़ा सा रहने देंगे। अच्छा, थोड़ा सा रहने देंगे। तो जिनका ज़्यादा बाहर जाने का एक्टिविटी नहीं है, जो रिलेटिवली ऑफिस का काम है, उसके बाद घर जाते हैं कार में बैठ के, ज़्यादा एनवायरनमेंट में एक्सपोजर नहीं है, उनको ऐसे टाइप के प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करने चाहिए जिसमें कैटायनिक डिटर्जेंट ज़्यादा हों, पॉजिटिवली चार्ज्ड डिटर्जेंट ज़्यादा हों, जो थोड़ा सॉफ्ट रहने दें। थोड़ा सॉफ्ट रहने देंगे, ज़्यादा ऑयल को स्ट्रिप ऑफ नहीं करेंगे, और क्लेंजिंग भी उसका माइल्ड रहेगा, बट यू डोंट नीड मच ऑफ क्लेंजिंग एज इन द बिगिनिंग। तो इसमें कुछ अमोनियम कंपाउंड्स रहते हैं, बहुत सारे क्वार्टरली अमोनियम कंपाउंड्स रहते हैं, वो आप इंग्रेडिएंट्स में देख सकते हैं। अमोनियम जहाँ पे आपको वर्ड दिखेगा वो सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड डिटर्जेंट्स हैं, और वो आपके बालों के लिए ज़्यादा हार्श नहीं होंगे, और वो माइल्ड एंड डिसेंट एक्टिविटी कर देंगे क्लेंजिंग एक्टिविटी में, और ड्राई आउट नहीं करेंगे। बट आपका अगर बाहर जाना बहुत ज़्यादा हो रहा है तो यू शुड लुक फॉर SLS और सल्फेट्स इन द शैम्पू। इसके अलावा जो ये तो हो गया डिटर्जेंट का पार्ट, और इसमें कैटायनिक और एनायनिक डिटर्जेंट मैंने बता दिया आपको। इसके सेकंड पार्ट एक आता है, वो होता है कंडीशनिंग एजेंट, है ना, कि जब ऑयल्स हट जाएंगे तो शैम्पू विल प्रोवाइड अ सेकंड लेयर ऑफ ऑयल लेयर जो क्यूटिकल्स को अल्टीमेटली प्रोटेक्ट करे। तो हमने डर्ट वाला ऑयल निकाल दिया और उसको रिप्लेस कर दिया एक हेल्दी ऑयल से। दिस इज द रोल ऑफ कंडीशनर्स और कंडीशनिंग एजेंट्स इन द शैम्पू। एंड द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस इज डाइमेथिकोन। अगर आप पीछे इंग्रेडिएंट्स में कहीं पढ़ोगे डाइमेथिकोन वर्ड कभी आपने पढ़ा होगा, सिलिकॉन कहीं पढ़ा होगा। तो दिस इज द मोस्ट पॉपुलर कंडीशनिंग एजेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन अ शैम्पू। वो बाल को थोड़ा सा सिल्की, थोड़ा सा कंडीशनड छोड़ता है आफ्टर शैम्पूइंग। इसके अलावा फिर बहुत सारे थिकनर्स होते हैं जो शैम्पू को थोड़ा थिक वाला फील देते हैं। बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसमें पैराबेन्स भी हो सकते हैं, और बहुत सारे अदर सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं। उसके अलावा फ्लेवरिंग एजेंट्स, स्मेल वाले प्रोडक्ट्स, फ्रेगनेंसेस, ये सब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं। बट मेन जो दो पार्ट है, दैट इज डिटर्जेंट पार्ट एंड द कंडीशनिंग पार्ट। तो ये आपको बस मेन ध्यान रखना है। नाउ यू टेल मी कंडीशनर कैसे चूज करना है? राइट, सो बेसिकली कंडीशनर में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं, ज़्यादा उसके इंग्रेडिएंट्स में। यू कैन गो विथ एनी काइंड ऑफ कंडीशन दैट इज सूटिंग योर स्कैल्प। यू कैन जस्ट ट्राई वट एवर इट इज़ आउट देयर, एंड यू कैन जस्ट एक्सपेरिमेंट व्हाट वर्क्स वेल ऑन योर स्कैल्प। ऐसे कोई प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो अलग अलग स्कैल्प टाइप पे अलग अलग कंडीशनर यूज़ करने का कोई डिफरेंस रहेगा। कंडीशनर्स अल्टीमेटली यू शुड सिलेक्ट ओनली व्हेन यू फील कि आपके शैम्पू के बाद आपके हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जा रहे हैं। अगर आपके शैम्पूइंग के बाद ड्राई नहीं हो रहे हैं, देन यू कैन एब्सोल्युटली अवॉइड द कंडीशनर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द शैम्पूज दे हैव इनकॉर्पोरेटेड सम काइंड ऑफ कंडीशनर्स इन देयर शैम्पूज।
तो use it only if you think it will work for you. Otherwise, don't use People who have very extremely oily hair कि आज आपने वॉश किए हेयर और 6-7 hours में आपका नेचुरल ऑयल निकलने Right. लगता है, your hair becomes smoother. it. Right. You don't need to apply You don't too need much to apply conditioner. conditioner. Yes. तो ज़्यादा ड्राई Perfect. हेयर वालों को प्रॉब्लम होती है. Exactly. ओके ओके. आई वुड लव सच अ डॉक्टर. बार बार मैं उनके पास जाऊंगी, मुझे दवाई नहीं चाहिए, आप बस समझा दो. सच डॉक्टर्स आर अमेजिंग. कितने इजीली आपने समझा दिया. Thank you, sir. पहले तो आई वाज थिंकिंग नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, नहीं वो इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा. Hmm. लाइक साउंड्स ब्यूटीफुल Yes. बट समझ में कुछ समझ नहीं में आया. नहीं आया. बट यू एक्सप्लेन्ड इट रियली नाइसली. थैंक यू सो Okay. मच. तो ये जो अनियन शैम्पू, बियर शैम्पू, एग शैम्पू, यू नेम इट, उसमें 2% भी शायद नहीं होता है, बट हम अल्योर हो जाते हैं. Yes. आप किसी आउटलेट में गए, ऑनलाइन देखा, एक बार ट्राई तो करती हूँ. अब आपका शैम्पू रैक भरा हुआ है. Hmm. यू हैव लाइक 10 शैम्पूज, बट आपको ये पता नहीं है कि मेरे लिए राइट कौन सा है. Yes. इज डूइंग दैट राइट? वही देखो, अब इट्स अ सिंपल मार्केटिंग थिंग. इट्स प्योरली अ मार्केटिंग थिंग. ओके. ठीक है कि कुछ नया लाना है ना. वी एज कंज्यूमर्स आल्सो वांट समथिंग न्यू. हाँ. हम बोर हो जाते हैं कि एक चीज से. हाँ. एंड मार्केटिंग एजेंसीज दे नो दिस हाँ. एंड दे आर इंक्लूडिंग वेरियस थिंग्स उसमें ऐड कर रहे हैं, कुछ इनोवेशन कर रहे हैं. इट इज नॉट हेल्पफुल एट ऑल, बट इट गिव्स दैट सेटिस्फैक्शन कि हाँ, आई एम यूजिंग समथिंग न्यू. That is Right. it. That is the only importance of these new shampoos which are coming off. That is it. ट्रू ट्रू. ओके डॉक्टर लविन, जब हमने हेयर फॉल की बात की थी, सो नाउ आई वांट टू आस्क यू, जिन गर्ल्स के हेयर फॉल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इरेगुलर पीरियड्स, बिकॉज ऑफ मे बी हार्मोनल चेंजेस, Yes. उससे कैसे बचें? तो उसके लिए क्या हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं? Actually दोनों का रोल है. मेनली इट्स एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का पार्ट आई वुड से, और गायनोकोलॉजिस्ट. एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वो होते हैं जो हॉर्मोन्स को डील करते हैं, राइट. एंड गायनोकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स Yeah. के सराउंडिंग सारी चीज़ें करते हैं. तो दे बोथ आर वेरी वेल क्वालिफाइड टू टैकल योर हार्मोन प्रॉब्लम्स. एंड जहाँ तक हेयर पार्ट की बात है, तो हमारा जो रोल है वो सिर्फ हमको एक एडिटिव ट्रीटमेंट देने का है. मेन जो कल्प्रिट है उसको सॉल्व करने का हमारा कोई रोल नहीं है डर्मेटोलॉजिस्ट का. Okay. दैट इज अ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और अ गायनोकोलॉजिस्ट इशू. राइट. तो दे विल टेक केयर ऑफ द hormones पार्ट एंड वील टेक केयर ऑफ द एडिटिव ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू इट, जो हम सीरम्स एज अ फॉर्म ऑफ सीरम्स इन द फॉर्म ऑफ फ्यू टैबलेट्स वो हम देंगे हमारी Right. तरफ से. राइट. एंड ऑब्वियसली द फर्स्ट स्टेप, चाहे वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो चाहे वो डर्मेटोलॉजिस्ट हो, दे विल आस्क फॉर अ लाइफस्टाइल चेंज. When you are suffering from some hormonal issues, they'll start you to shift towards they'll advise you to shift towards more healthier lifestyle, weight reduction, more activity, more less of sedentary life, more of including good healthy oils and healthy vegetables in your diet. All these things are the first step of dealing with the hormonal issues. ओके. And of course, if it's very severe, then you might need some medications along with it, Okay. which your gynecologist will prescribe for you. आपने शैम्पू की इतनी सारी चीज़ें बताई कि इतने इंग्रेडिएंट्स होते हैं और होने चाहिए. ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जो मेरे शैम्पू में नहीं होना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली. Okay. These all the products, they have to go through some control programs, some control certifications before they are released into the market. राइट. तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आई वुड से हार्मफुल है, बट हाँ ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो यूजफुल नहीं है. They are just there. They Okay. are not doing anything, but they are not going to harm your body as such. अच्छा. So you can safely use any kind of shampoo, ओके. but choosing a more expensive shampoo just because it has some few additives is not going to help you. एंड अ That is गुड what- पैकेजिंग एंड good packaging and all. That is ultimately your choice, but it's not going to help you. ओके. Yes. नाउ आई विल कम टू शैम्पूइंग. व्हेन आई एम अंडर द शावर, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ शैम्पूइंग? क्या मैं 2 बार शैम्पू लगा के फिर वॉश करूं? यूजुअली सैलून में जाते हैं तो वो बोलते हैं आप ना अपने बालों को ऐसे मत धोया करो, यू नो, डोंट रब द हेयर लाइक दिस. इज इट राइट और लाइक वी आर ड्राइंग टू मच आउट ऑफ इट? In some way they are right actually. Shampooing का correct method जो होता है वो होता है पहले properly wet your hair, है ना. That will actually help the detergent part to stick to your hair. Properly wet करने के बाद using your shampoo only on the strands, for females I am talking about. ओके. सिर्फ अपने strands पे पहले आप use कर लो, and थोड़ा सा part लेके थोड़ा excess आप अपने scalp में use कर लो. ओके, वी डू द ऑपोजिट. हम तो पूरा स्कैल्प पे लगाते हैं एंड देन इट कम्स डाउन टू द स्ट्रैंड्स. Yes, so what happens is I'll tell you, scalp में हमारा purpose है shampoo का just to clean the oil, ऑयल. हाँ. है ना. और जो फिर हम अगर सिर्फ scalp पे यूज करें तो that oil scalp से तो clean हो जाएगा, but that will drain off and that will leave few residues on your strands. So it is very important कि आप strands पे additionally थोड़ा सा shampoo लगा के उसको wash करो in the end. ओके. And that direction is very important. You can go from the root towards the end of your shaft.
Okay. not in the opposite direction. Of course. है ना, and not So in the opposite direction, like at times what happens is you have to, like if you're doing it in a wash basin, आपने अपना सर उल्टा किया, आपने अपने पूरे hair जो है वो opposite direction में हो जाते हैं. Is that right or doing? No, is that okay? ultimately you have to go from the root to the end of हाँ, the but इससे hair. कोई फर्क नहीं पड़ता है ना. At times Doesn't like matter people at नहीं all. सीधे straight रखने हैं बाल. कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे. Ultimately the cuticles जो होते हैं ना, वो aligned इस way में रहते हैं कि वो हमारे root से start होते हैं and they are aligned and stacked together. हाँ. So if you are going in opposite direction, you are actually opening them up. Opening them. And if you go in this direction from the root, you are actually closing them. Okay. So that is a better way to shampoo. Okay. So you mean जब मैं shampoo कर रही हूँ बालों को, so I have to go this way rather than this? Yes. Or the opposite? You have to go from your root towards the end of the shaft. Okay, from the root towards the end of the shaft. Yes. Okay. So girls, please stop rubbing your hair like this. बहुत रगड़ के जो लोग धोते हैं ना, habit होती है, OCD होता है कि नहीं सारा oil निकल जाना चाहिए. Even that way, I think it will. And twice shampooing twice is okay. It's okay. If you have very oily scalp, you can shampoo twice. Okay. If you have dry, you can just shampoo once. So at Doesn't times really we matter. oil our hair one night prior. Yes. Or I'll ask you rather कि what is the best way to oil, but before that we'll come on to the conditioner. Yes. So कभी-कभी हम oil रात में लगाते हैं और वो निकालने के लिए ना we go an extra mile to do that. So okay, let's come to conditioner, Dr. Lavin. Conditioner कैसे choose करना है? So conditioner is actually very simple topic. Conditioner बहुत सारे shampoos जो होते हैं उसमें थोड़ा सा conditioning agent they add, जिसको हम everyday shampoo बोलते हैं. तो कंडीशनर शुड बी यूज्ड अगर आपके बाल शैम्पू के बाद फिर भी ड्राई रह रहे हैं तो. अदरवाइज इट इज़ नॉट वेरी नेसेसरी. अगर आपके शैम्पूइंग के बाद बाल थोड़े ड्राई रह रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है फ्रिजी हो रहे हैं, बहुत ड्राई लग रहे हैं, देन ऑब्वियसली यू शुड ऐड अ कंडीशनर. द आइडियल मेथड इज टू यूज अ शैम्पू फर्स्ट और फिर वेट बाल में use a conditioner only on to the strands of the hair. Not in the root. Not in the root. Because आपके scalp में वापस से oil आपकी body निकाल लेगी. हाँ. Immediate जो use है वो oil का वो required है strands पे, जो थोड़े दिन बाद आपके बालों से strands तक आएगा. Right. तो just to compensate for that urgent need of oil onto the hair shaft, आपकी conditioning is important. Right. And obviously, as I told, you should start your conditioning from the root towards the end of the hair shaft. And especially when it comes to men, the way men shampoo their hair लगाया, Yes. they wash it, Yes. और फिर conditioning भी ऐसे ही कर लेते हैं. Conditioning That's basically. wrong, right? That is wrong. Yes. Again, even for men, although they have very short hair, so it's difficult to not get a conditioner onto the scalp. That's why I asked. Yes. So what you can do is you can just brush off the conditioner Okay, like this. on the scalp, keep it for like 2 to 3 minutes, and then thoroughly wash it off with water. Okay. How much time shall I keep my conditioner on my hair? So companies they recommend 4 to 5 minutes, but I would say even 2 to 3 minutes is pretty decent given that our lifestyle is such. So, but anything less than 3 minutes is actually not very beneficial. So you should keep it at least for 3 minutes on your scalp. Yes. Okay. So conditioner should not be applied on the root. It should be on the hair only. Yes. Towards the strand. आपने बताया oil हट जाता है, oil लग जाता है. Yes. And so हम आते हैं अब oil पे. So Dr. Lavin, मेरे पास oil को लेके बहुत questions हैं. Right. Shall I oil my hair every day? If not every day, शैम्पू के कितनी देर कितने दिन पहले मुझे ऑयलिंग करनी है? ऑयलिंग करने का वे क्या है? ऑयल करने के बाद स्टीम देना राइट है या नहीं? Okay. और ऑयल कैसे चूज करना है? राइट ऑयल. So I would say the safest, the most studied, and the most effective oil out there is pure coconut oil. प्योर कोकोनट. Pure coconut oil. Because oil का सबसे पहले काम क्या है? उसका काम है कंडीशनिंग, है ना? That आपका हेयर फॉल, बाकी चीज़ों का प्राइम फोकस ऑयलिंग से नहीं होना चाहिए. ऑयलिंग का प्राइम फोकस होना चाहिए कंडीशनिंग, है ना? शाइन देना, स्मूथनेस देना, फ्रिक्शन फ्री फील देना हेयर को, और मैनेजेबल बनाना बेसिकली हेयर को. दैट इज द प्राइम इंपॉर्टेंस ऑफ ऑयलिंग द हेयर. ऑयलिंग शुड बी आइडियली डन 2 to 3 hours बिफोर योर शैम्पू, नॉट मोर देन दैट. ओके. ओवरनाइट ऑयलिंग मैंने भी बहुत करी हुई. जब व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, दादी या मम्मी यूज्ड टू अप्लाई द हेयर वन डे बिफोर. वो तो और ज्यादा डालते हैं हेयर में ना, दादी मम्मा के, और तेल लगाओ और बेटर है. पूरा रब कर लीजिए प्रॉपर्ली. That is actually not the correct way. You should not let that oil sit on your scalp for more than 3 hours. Okay. It will cause unnecessary clogging of the pores. Even while sleeping, like overnight भी नहीं रखना है? Overnight भी नहीं. Okay, just 3 hours. Just 3 hours. Okay. You wake So up. any hair type? Any hair type. Okay, so for any hair type, you mean किसी भी टाइप का आपका हेयर है, ऑयल को आपको 3 hours से ज्यादा नहीं रखना है. नहीं रखना है. एंड ऑयलिंग आप नहीं भी करो तो भी इट्स ओके. बट अगर आपकी हैबिट है, आपकी आदत है, और आपको ऐसा लगता है आपके बाल ज़्यादा स्मूथ हो रहे हैं ऑयलिंग से, देन द आइडियल वे इज टू डू इट 2 to 3 hours, जैसे मैंने बताया, बिफोर योर शैम्पूइंग
not more than that. Okay. Because overnight रखने से वो अंदर रूट में जाके उसको कुछ नरिशमेंट दे देगा, ये दिस इज अ वेरी false description of some TV ads which they show कि ऑयल अंदर तक जा रहा है, रूट को पूरा नरिश करके एकदम थिक हेयर बाहर आ रहा है. That is actually a very wrong description. Conditioning की बात है, the hair shaft should be getting that oil, not the hair root. What if किसी के बाल बहुत ड्राई हैं, हेयर बहुत ड्राई हैं और ओवरनाइट ऑयलिंग से उनको बेनिफिट मिल रहा है, लाइक बेटर लग रहे हैं बाल, इज दैट ओके? If they are finding it beneficial, I think even if they do it just 3 hours before your shampooing, they will give the same results. Okay. If it is not causing any problems such as कोई bumps नहीं आ रहे आपके scalp में, आपको dandruff नहीं बढ़ रहा आपका, then you can continue with that. There is no problem with that. ऐसा नहीं होगा कि जो oil रहेगा that is causing a lot of harm. कुछ लोगों में, जैसे मेरे टाइप के scalp में और बाकी बहुत सारे scalp में जिनका थोड़ा sensitive scalp रहता है, उसमें ओवरनाइट ऑयलिंग की वजह से छोटे छोटे बम्प्स आने लगते हैं बिकॉज ऑफ द क्लॉगिंग ऑफ द पोर्स. वो अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो यू शुड स्टॉप डूइंग दैट. यस, अगर आपको एक्सेस डैंड्रफ है देन आल्सो यू शुड स्टॉप डूइंग दैट. ओके, एनी काइंड ऑफ डैंड्रफ, इवन फॉर ड्राई डैंड्रफ और ऑयली डैंड्रफ, ऑयलिंग बंद कर देनी चाहिए. यस. और व्हाट इफ हेयर बहुत ड्राई हो रहे हैं बिना ऑयल के, फिर use a conditioner after your a good conditioner after shampooing, and that too only on the strands, as I said, not on the scalp surface. Again, it will act like a oil. तो जो ओवरनाइट ऑयलिंग के जो डिसएडवांटेज मैंने बताया वो कंडीशनर के साथ भी आएंगे अगर आप स्कैल्प हेयर पे कंडीशनर लगाओगे. वेरी ट्रू. तो कंडीशनर एंड ऑयल एक्चुअली एक ही काम करते हैं, कंडीशन करना. Yes. ना इससे ऑयलिंग से कभी बाल बड़े नहीं होते, ना इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है. ममा दादी स्टिल दे आर पुशिंग यू टू डू इट, प्लीज स्टॉप देम. एंड एक्चुअली मजा भी आता है ना, कोई बैठ के आराम से चंपी करता रहे, एंड यू नो तभी करवाते हैं हम लोग. अच्छा, अगर बाल बहुत ड्राई हैं तो डेली शैम्पूइंग से तो और ज्यादा ड्राई हो जाएंगे? Yeah, that's what. You have to use a proper shampoo and a conditioner after that, or oiling 2 or 3 hours before your shampooing. Okay. Even if you do it this daily, nothing will happen. Okay. सही तरीके से ऑयल करना बालों को, it's only the scalp or only the hair strands or all of it? So hair oiling का primary focus should be on the hair shaft, which is the hair strands, and not on the scalp surface. Okay. स्कैल्प सरफेस में मसाजिंग का एक बेनिफिट होता है कि मसाजिंग की वजह से थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे बेटर हो जाता है. एनीथिंग दैट यू मसाज और रब मोर, द ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीजेस. नींद भी बहुत अच्छी आती है. नींद भी बहुत अच्छी आती है. तो जस्ट दैट मसाज थिंग हैज अ लिटिल बेनिफिट ऑफ इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो, गेटिंग मोर ऑक्सीजन एंड मोर न्यूट्रिएंट्स टू योर हेयर रूट्स और फॉलिकल्स, एज वी कैन से. बट ऑयलिंग का ऑन द स्कैल्प सरफेस देयर इज नो एडवांटेज एट ऑल. अच्छा, कोई एडवांटेज ही नहीं है. No advantage. बी ड्राई स्कैल्प और ऑयली स्कैल्प, ऑयली हेयर हो, ड्राई हेयर हो, ऑयलिंग रूट्स में करने का कोई फायदा नहीं होता, यू सेइंग? कोई एडवांटेज नहीं. ओके ओके, सो फाइन. इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज रहती थी. ऑल्सो व्हेन यू से कोकोनट ऑयल, जब हम कोकोनट ऑयल हेयर के लिए लेते हैं तो हम बोलते हैं नहीं कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए, नहीं थोड़ा सा उसको गर्म करके लगाओ. व्हाट इज योर टेक ऑन इट? कौन सा कोकोनट ऑयल इज ओके, एंड क्या कोकोनट ऑयल या किसी भी ऑयल को गर्म करके लगाना इज ओके? Both are completely fine. I would say there's not much of a difference. They will give the same conditioning benefits to your hair, चाहे वो cold pressed हो, चाहे वो heat method से बनाया हो, doesn't matter. Okay. It will give that conditioning effect. उसमें जो oils होते हैं basically, triglycerides होते हैं, बहुत सारे complex triglycerides होते हैं, monosaturated fatty acids, ये सब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं. वो fatty acids they are still intact, doesn't matter if you are हीटिंग देम और कोल्ड प्रेस्ड है. वो फैटी एसिड जो है अल्टीमेटली दे विल गिव द कंडीशनिंग इफेक्ट टू योर हेयर शाफ्ट, और वो दोनों में इंटैक्ट रहते हैं. तो डजंट मैटर व्हिच मेथड यू यूज, यू कैन यूज ईदर वन without any difference. Okay, because as such you're not applying it on the scalp. Yes. Right? Yes. Okay, so I don't know, tons of more questions, but we have to, since we have to wrap this up. Yes. I promise you we are coming up with a new episode, at least 3 episodes with Dr. Lavin, again about the procedures that we do on hair, permanent straightening and smoothening and keratin treatments. Supplements कैसे काम करते हैं, इसके लिए मुझे आपके साथ एक और एपिसोड करना है, स्पेशली सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रिशन बालों के लिए कैसे काम करते हैं. फ्रूट्स पे फ्रूट, सैलेड पे सैलेड खा रहे हैं बट लग नहीं रहा है बिकॉज शायद और किसी सप्लीमेंट की जरूरत है और आपने टेस्ट नहीं करवाया. देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस. अल्कोहल कैन बी अ रीजन, जंक फूड, योर लाइफस्टाइल, योर स्लीपलेसनेस, देयर कैन बी मेनी थिंग्स, राइट? मोटा मोटा आंसर हमें हर चीज का पता है, बट आई नीड द रीजंस फ्रॉम यू, एंड द कोर रीजंस फॉर इट. एंड पीपल वुड
मे बी वी वुड बेनिफिट फ्रॉम यू इन सच अ वे कि हम शायद वो करना स्टार्ट कर दें उसके बाद, और जो बिल्कुल, गलत कर रहे हैं वो करना बंद कर दें. Yes. थैंक यू सो मच डॉक्टर लविन, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द नॉलेज, इतना सारा. बट अभी भी आई हैव टन्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू. इनफैक्ट मुझे पता है ऑडियंस के माइंड में, बहुत ज़्यादा व्यूअर्स के माइंड में क्वेश्चंस आ रहे होंगे. प्लीज़ राइट इट डाउन टू अस, जितने क्वेश्चंस आपके हैं. वी आर गोइंग टू शूट एटलीस्ट 2 to 3 डिफरेंट एपिसोड्स विद डॉक्टर लविन. सप्लीमेंट्स कैसे होने चाहिए, फूड कैसा होना चाहिए, स्पा ट्रीटमेंट्स एंड द ट्रीटमेंट, केराटिन ट्रीटमेंट, स्मूथनिंग ट्रीटमेंट्स जो हम बालों में करवाते हैं, डाई कैसे करना है. देयर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस. मेन के लिए स्किन केयर ऑल्सो वी आर टेकिंग अप विद डॉक्टर लविन. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस. प्लीज कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस लिखना, डीएम में लिखना. प्लीज इट विल हेल्प अस अ लॉट. मैं आपके क्वेश्चंस यहाँ लूंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. यू आर एट LIPS लाइफस्टाइल इमेज पर्सनैलिटी स्किल विद मी, स्नेहा सिंह. थैंक यू.